दोस्तों ये इजराइल का आयरन डोम है, सुरक्षा कवच है जिसकी गारंटी है कि इजराइल में परिंदा पर नहीं मार सकता है। दुनिया की कोई भी मिसाइल इस आयरन डोम को भेद नहीं सकती, इजराइल में गिर नहीं सकती। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका की मदद से बना यह खरबों रुपए का आयरन डोम पूरी तरह से पिछले 3 दिन से फेल है। और आज तो हद हो गई जब ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें आयरन डोम को भेदती हुई वीवीआईपी बंकर्स में 200 फुट नीचे जाके गिरी और गिरते ही जैसे आग लग गई। अब दोस्तों आज की खबर है और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जिसमें कहा गया है कि पावरफुल इरानियन मिसाइल हिट्स इजरायली लीडर्स अंडरग्राउंड शेल्टर, फायर एंड डिस्ट्रक्शन इन तेल अवीव। यानी ईरान की एक बहुत ही ताकतवर मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल ने इस बंकर के अंदर घुसकर हमला किया, जिसके बाद आग लग गई और यहाँ पर इजराइल के कई नेता शेल्टर ले रहे थे, पनाह ले रखी थी उन्होंने। और ऐसा कहा जा रहा है कि कई नेता गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि इजराइल ने इस खबर की, टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर की पुष्टि नहीं की है। और वैसे भी इजराइल ऐसी खबरों पर चुप ही रहता है। अब 2 और धमाके देखिए जो दिन में हुए। एक में क्लस्टर बम फटा है इजराइल में और उसके अलावा दूसरा तेल अवीव में मिसाइल से हमला हुआ है, ईरान की मिसाइल से हमला हुआ है, जिसमें आप धुआं उठते हुए एक इमारत पर देख रहे हैं। ये भी तेल अवीव के दृश्य हैं। अब दोस्तों इजराइल में नियम है कि युद्ध के समय या किसी बड़ी घटना के समय चाहे इजरायली नागरिक क्यों ना हो, वीडियो नहीं बना सकता, मौके की तस्वीरें नहीं ले सकता है। और अगर तस्वीरें लेता है तो पुलिस से इजाज़त लेनी होगी। इसीलिए बहुत सी खबरें नहीं आ रही हैं। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस से वीडियोस हैं, कोई हिंदुस्तान के मीडिया आउटलेट से लिए हैं या मैंने वेस्टर्न मीडिया आउटलेट से लिए या फिर ईरान के प्रेस टीवी से लिए हुए। अब एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इजराइल के सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले शहर बनी बेराक की है। अब ये जो बेराक शहर है ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ दूरी पर स्थित है। ईरान के सबसे ज़्यादा मिसाइल अटैक यहीं पर हो रहे हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि आज भी यहाँ बम धमाके सुने गए हैं। कल दोपहर में भी और रात में भी धमाके सुने गए हैं। और हालत ये है कि इस पूरे शहर में जो आबादी है बंकर में सो रही है, बेसमेंट में सो रही है। हमले जारी हैं, आयरन डोम फेल है, एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का फेल है। उधर गल्फ से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि बहरीन की सबसे बड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी पर आज ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो ईरान ने किए हैं। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं जिसमें रिफाइनरी, बैपको रिफाइनरी पूरी तरह से धुएं में तब्दील होती जा रही है। ईरान का कहना है कि बहरीन से यूएस ने हमला किया था, जिसके जवाब में हमने बहरीन में इस रिफाइनरी को तहस नहस किया है। यानी जो ऑयल डिपो थे ईरान में जहां स्ट्राइक की गई थी वो बहरीन की बेस से यूएस अमेरिका ने की थी, जिसका बदला ईरान ने लिया है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट खबर आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। खबरें आ रही हैं इस तरह की कि अमेरिका जानबूझकर बहरीन या कुवैत जैसे बेस से, अपने मिलिट्री बेस से या नेवल बेस से हमले ईरान पर कर रहा है, जहां पर ऑयल डिपो पर हमले किए जा रहे हैं, जहां पर आईआरजीसी यानी जो इस्लामिक सेना के मुख्यालय हैं, उनके दफ्तर हैं, वहां पर हमले किए जा रहे हैं। जानबूझकर हमले बहरीन, कुवैत या बाकी मुल्कों से इसलिए अमेरिका कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि गल्फ़ के देश सीधे सीधे इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएं। यानी कहीं ना कहीं गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, चाहे कुवैत हो, कतर हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या बहरीन हो, इनको ईरान के मुखालिफ कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका की जो घेराबंदी है ईरान पर वो और ज़्यादा कस जाएगी। अब ये बड़ी साजिश है जिसको गल्फ़ कंट्रीज़ भी समझ रहे हैं और जिसको ईरान भी समझ रहे हैं। ईरान और लगातार सऊदी अरब की बातचीत हो रही है, ईरान और ओमान की बातचीत हो रही है, तुर्की भी इसमें मध्यस्थता कर रहा है और इस साजिश को बेनकाब किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका जानबूझकर गल्फ देशों में अपने बेस से हमला कर रहे हैं। बहरहाल यही सवाल मैंने गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे बॉबी नकवी साहब से पूछा कि क्या ये साजिश हो रही है और इस जंग में ईरान के खिलाफ बाकी मुस्लिम कंट्रियों को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अब बॉबी नकवी पिछले 24 बरसों से गल्फ में हैं,
दुबई में गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे, उनकी बातों पर गौर करिएगा, क्योंकि ऐसी बातें बता रहे हैं जो शायद आपको गोदी मीडिया से लेकर अमेरिका की मीडिया में सुनने को नहीं मिलेगी। अंदर की कहानी खुलकर सुनिए। ये बात हुई थी कि जो गल्फ के मुल्क हैं वहाँ से हमला नहीं होगा, लेकिन सवाल मेरा ये है कि लगातार ईरान गल्फ के मुल्कों पे ज़बरदस्त हमला कर रहा है, और सबसे ज़्यादा हालत बहरीन की ख़राब है। वहाँ की बड़ी रिफाइनरी में आग लग गई क्योंकि मिसाइल अटैक ईरान का हुआ। कई होटलों में जो है वो मिसाइल हमले हुए हैं, ड्रोन से हमले हुए हैं। यही हाल कुवैत का है। तो क्या खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ये ईरान हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी भी अमेरिका बहरीन से जो है हमले कर रहा है ईरान पे? जी बिल्कुल। बहरीन से कई मिसाइल जो देखिए शुरू से, अगर शुरू के कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआती दिनों में, यानी 28 फरवरी को जो सबसे बड़ा जो हमला हुआ था, जो एक मास कैजुअलिटी इवेंट जिसे कहा जाता है, जिसमें वो लड़कियां मारी गई थी 180 के आसपास, जी, वो स्कूल में मिसाइल हमला हुआ था जी। जी वो मिसाइल, ईरान का ये कहना है, ईरान के कुछ फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने और जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे ऐसा लगता है कि वो मिसाइल बहरीन से दागा गया था। हालांकि उस पर कब ना तो बहरीन से कोई ऑफिशियल डिनायल आया है, ना कोई इस पे कोई स्टेटमेंट आया है। तो लेकिन ईरान का ये मानना है कि बहरीन की टेरिटरी का इस्तेमाल ईरान के ऊपर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। तो ये जब तक हमले उस बहरीन के बेसिस से, यूएस बेसिस से होते रहेंगे, मेरे ख्याल से बहरीन एक टारगेट बना रहेगा। इसीलिए उनके जो आप ये देखेंगे कि जो डैमेज की जो तस्वीरें बहरीन से आई हैं, उनके यूएस के 5th फ्लीट जो नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो पूरी तरह से तबाह किया है। वहाँ पे रडार इंस्टॉलेशंस तबाह किए हैं, रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया है, डीसल प्लांट के ऊपर अटैक किया है, बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया है, होटल्स के ऊपर किया है। तो अभी सब इसी में एक सवाल और है। शुरू में जो हमें मालूम हुआ था वो ये था कि इन बादशाहों ने, चाहे वो दुबई के बादशाह हों या बहरीन के हों या फिर कतर के हों, इन्होंने अमेरिका से कहा था कि आप हमारी ज़मीन से ईरान पर हमला ना करिए। उसमें एक एग्रीमेंट भी बन रहा था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका लगातार कभी बहरीन से हमला कर रहा है ईरान पे, कभी जो है वो कतर से हमला हो रहा है, कभी वो कुवैत से हो रहा है, और जवाब में ईरान भी जो है वो हमले कर रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका जानबूझ के इस तरह की चीज़ें कर रहा है, या फिर अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है? इसमें कोई शक नहीं है दीपक जी कि अमेरिका और इजराइल ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इन गल्फ कंट्रीज को वॉर में डायरेक्टली घसीट लिया जाए। ओहो, ओहो, जी। इस वॉर को सस्टेन करने के लिए इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। एक ही तरीका है कि इस पूरे रीजन को जो आग लगी हुई है उसको, आग को और बढ़ा के और पूरे रीजन को झुलसा दिया जाए। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं है। सबसे आसान रास्ता यही है। और शुरुआती दिनों से इसीलिए जो सबसे बड़े जो अटैक किए गए वो ईरान का ये कहना है कि इन्हीं कंट्रीज की सॉइल से किया गया। हालांकि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले इन सारी कंट्रीज ने पब्लिकली एश्योर किया था, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू भी और अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू भी, कि हमारी जमीन का इस्तेमाल ईरान के ऊपर अटैक करने का, ना सिर्फ जमीन बल्कि एयर स्पेस का भी इस्तेमाल हम ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद ये हमें सुनने को मिला और देखने को मिला कि कुछ जगह से, कुछ कंट्रीज से डायरेक्ट अटैक किया गया है। बहरीन का एक एग्जाम्पल है। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि 1 मार्च को जो जीसीसी की गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, जो एक अम्ब्रेला बॉडी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी इशू किया था, यही कहते हुए कि 2 चीजें, कि हम ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, दूसरा हमारी जमीन से ईरान के किसी अटैक में हमारी जमीन या एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये हुआ। ये क्यों हुआ? ये मेरे ख्याल से इसकी एक ही वजह मुझे समझ में आती है कि इजराइल खास तौर पे से और डोनाल्ड ट्रंप ये इन कंट्रीज को डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीटना चाहते हैं। और जी, जी। इस अगर ऐसा होता है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि गल्फ कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये वॉर बहुत ही अगली शेप या अगली टर्न जो है ले लेगी। वर्ल्ड वॉर।
जी, जी, आप कह रहे हैं कि फिर ये जो युद्ध है तीसरे युद्ध में बदल सकता है। और एक बड़ी बात दोस्तों बॉबी साहब ने कही, उन्होंने कहा कि अमेरिका जानबूझ के गल्फ़ के जो मुल्क हैं, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या कतर है या बहरीन है, इनको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए इनकी सरज़मीं से हमले किए जा रहे हैं ईरान पर। बड़ी बात है। और अमेरिका का जो चरित्र है, अमेरिका की जो नीति और नीयत है, वो कहीं न कहीं एक्सपोज़ बेनकाब हो रही है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ के बादशाह सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा दोस्ती का हाथ उन्होंने बढ़ा रखा है ट्रंप से, ट्रंप उन्हीं के साथ दगा कर रहे हैं। ये एक बहुत चौंकाने वाला मतलब मंज़र है। एक और बॉबी साहब, क्योंकि आप गल्फ़ को पूरी तरह अच्छी तरह से जानते हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि इज़राइल में हालात बड़े ख़राब हैं, बहुत सी तस्वीरें आ रही हैं, कुछ तो वीडियो मैं साझा भी दोस्तों से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज है। उसमें डेड बॉडीज़ दिख रही बहुत है, तो वो यूट्यूब की गाइडलाइन का उल्लंघन भी, लेकिन बहुत ज़्यादा तबाही, बहुत ज़्यादा नुकसान हमको इज़राइल में देखने को मिल रहा है। क्या आपको भी खबरें अपने सोर्सेज़ से, जो आपका नेटवर्क है न्यूज़ का, क्या इज़राइल से आपको खबरें आ रही हैं कि बहुत सीरियस सिचुएशन है इस वक़्त इज़राइल में? इसराइल में इस टाइम टोटल ब्लैकआउट है। ईरान में अगर ब्लैकआउट है जहां पे 1 या 2% इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसराइल में भी टोटल ब्लैकआउट है। और वहां से ना तो वीडियोस आ रहे हैं, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। आप ये देखिए कि जब अगर किसी भी मीडिया, अगर आउटलेट का, कोई भी वेस्टर्न मीडिया आउटलेट है, अगर उनका लाइव कवरेज आप उठा के देखेंगे, तो उसमें इसराइल के अंदर क्या हो रहा है उसका कोई जिक्र नहीं होता है। ये बड़ी हैरत की बात है कि एक वॉर हो रही है, और वॉर में ईरान में जो तबाही हो रही है उसकी तो डिटेल्स आती हैं, विजुअल्स आते हैं, धुआं दिखाई देता है तेहरान के ऊपर, लेकिन इसराइल के उतने विजुअल्स ना आते हैं, ना कोई स्टैटिस्टिक्स आती हैं कि कितने लोग मारे गए हैं या कौन सी बिल्डिंग्स जो है वहां डैमेज हुआ है। तो इंफॉर्मेशन का जो कंट्रोल है वो जी। इसराइल में मुझे ज्यादा दिखाई देता है ईरान के कंपैरिजन में। ईरान का रजीम जो है वो इंफॉर्मेशन को उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जितना इसराइल कर रहा है। तो हमें जी। इसका आइडिया कोई नहीं है। एक डेटा मैं और एक जरूर देना चाहूंगा कि पिछली जो वॉर हुई थी, जो 12 दिन की जो वॉर हुई थी जून में 2025 में, उसमें जो खाली जो प्राइवेट सेक्टर के जो इंश्योरेंस क्लेम थे, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो डैमेज हुई थी, वो 2.9 बिलियन डॉलर्स की थी। ओहो! ये ओहो! सरकार ने ये इज़राइल में? पैसा जी, ये सरकार ने ये पैसा उन प्रॉपर्टी ओनर्स को दिया था। ये खाली प्राइवेट सेक्टर का डैमेज था। उसमें जो सरकारी जो इंस्टॉलेशंस डैमेज हुए थे या उनके वॉर के जो दूसरे खर्चे थे, उसका एस्टिमेट नहीं है हमारे पास, लेकिन तो क्या जाहिर बात क्या है। क्या क्या आपको लगता है बॉबी साहब, इस बार जो आपके सोर्स वहाँ से बता रहे हों कि इज़राइल में इस बार पिछले बरस की तुलना में ज़्यादा तबाही है, ज़्यादा कहर बरपा है ईरान का? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। डैमेज बहुत ज़्यादा है। तेल अवीव में है, सेंट्रल इज़राइल में है, दूसरे इलाकों में है। वो डैमेज काफ़ी है, जो रिपोर्ट्स हमें आने वाले दिनों में साफ होंगी। जैसे-जैसे मीडिया अलाउ करेंगे वो, जो भी अगर मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो बहुत एक किसी कम्युनिटी की आती है, वो कोई छोटा-मोटा डैमेज दिखाते हैं या ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ कर रहे हैं। कोई भी मैंने मीडिया रिपोर्ट एक ओवरऑल कि कितना कितना डैमेज हुआ है अभी तक, क्या इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जी। डैमेज हुआ है, वैसी रिपोर्ट्स मुझे देखने को नहीं मिली। और इंफॉर्मेशन चूंकि ब्लैकआउट है, तो वहां से जो सोर्सेज हैं वो भी पूरी जानकारी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जी। एक एक आखिरी सवाल आपसे कि मुज्तबा खामनेई जो अ, अली खामनेई के लड़के हैं, बेटे हैं, वो आज सुप्रीम लीडर बने हैं, उनको आप जानते भी हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या अब, क्योंकि ईरान को कई दिन के बाद एक नया सुप्रीम लीडर मिला, यानी उनको एक नया अपना रूलर मिल गया है, लीडर मिल गया है। क्या नए सुप्रीम लीडर आने के बाद आपको लगता है कि ईरान की फ़ौज और ज़्यादा जोश से और ज़्यादा हिम्मत के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ हमलों को तेज़ करेगी? क्या नए सुप्रीम लीडर आने के बाद और ज़्यादा ये हमले तेज़ होंगे ईरान की तरफ से? मुझे ऐसा लगता है दीपक जी। देखिए, ये मुश्तबा खमैनी का जो आज सिलेक्शन हुआ है, आज जो अनाउंसमेंट हुआ है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ये ईरान में अगर हायरार्की में देखा जाए तो बहुत जूनियर मोस्ट हैं। इनसे बहुत सीनियर क्लर्जी हैं, बहुत सीनियर लोग हैं। मौलाना हैं, लेकिन जी।
मौलाना है, लेकिन देखिए सुप्रीम लीडर के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज प्लस आपका जो क्लेरिकल हायरार्की है वो क्या है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम लीडर बनने के लिए। लेकिन इनको सुप्रीम लीडर चुना गया क्यों? मेरे ख्याल से एक ये पॉलिटिकल डिसीजन है। नंबर वन, ये एक जो इसमें से जो मैसेजिंग जो सामने आती है, जो मैसेज ये दुनिया को देना चाहते हैं वो ये कि एक ये कंटिन्यूटी की बात है, एक खमैनी ने दूसरे खमैनी को रिप्लेस किया है, ठीक है, बाप ने बेटे को किया है, मतलब कंटिन्यूटी रहेगी, पॉलिसी वही रहेगी। दूसरी चीज कि ये जो मुश्तबा खमैनी है, इनका ये करीब करीब पिछले 10 सालों से अपने फादर को, यानी जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खुमैनी, उनको शैडो कर रहे थे। इनके पास तीन चीजों का एक तरीके से कंट्रोल था, आईआरजीसी और दूसरा जो फौज है, फौज, और दूसरी पुलिस, तीसरी पुलिस। तो ये अगर जिस लीडर के पास इसका कंट्रोल रहता है वो एक काफी पावरफुल आदमी माना जाता है। इनके पास टेक्निकली यानी जो क्लरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन इस मौके पे मेरे ख्याल से ईरान का ये मानना है, ईरान के इस्लामिक रिजीम का ये मानना है कि उनसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है। और तीसरा ये मैसेज खास तौर पे से व्हाइट हाउस और तेल अवीव को ये देना चाहते हैं कि ईरान का सुप्रीम लीडर ईरान सेलेक्ट करेगा, व्हाइट हाउस नहीं करेगा। ये मेरे ख्याल से ये मैसेज इन्होंने बखूबी दिया है। जी जी, बड़ी बात कही बॉबी नकवी। उन्होंने कहा कि मुस्तबा खामनाई को इस वजह से चुना गया, हालांकि वो जूनियर हैं, उम्र कम है, उनसे कहीं ज़्यादा बुजुर्ग इस वक्त मौलाना वहाँ धर्मगुरु हैं, लेकिन इसलिए चुना गया। एक तो मैसेज है व्हाइट हाउस को, ट्रंप को और नेतन्याहू को कि तुम्हारी मर्जी से हम नहीं चुनेंगे, हम अपनी मर्जी से चुनेंगे। दूसरा कि फौज देख रहे थे और बसीज जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो देख रहे थे, इंटेलिजेंस देख रहे थे, यानी फौज और खुफिया एजेंसियों को जो संभाल रहे थे 10 साल से, वही सबसे ज्यादा मुफीद, सबसे बेहतर चॉइस हो सकती थी जंग के माहौल में, इसलिए उनको रखा है। और मुस्तबा को, और मुस्तबा के आने के बाद ये जंग और तेजी इसमें देखी जाएगी ईरान की तरफ से। और एक बड़ी बात इन्होंने कही कि इजराइल में पिछली बार जो 12 दिन की जंग हुई थी 2025 में, तकरीबन 2.59 बिलियन डॉलर्स यानी $2.5 बिलियन के इंश्योरेंस क्लेम थे। इतनी ज्यादा तबाही हुई थी प्राइवेट सेक्टर में। और अब ये कह रहे हैं नकवी साहब कि ये जो तबाही पिछले बरस की है उससे कहीं दुगनी तबाही अब तक हो चुकी है 8-9 दिन के जंग में। बहरहाल नकवी साहब, आप आए हमारे शो में और आपने एक तरह से अपडेट किया कि इस वक्त गल्फ की क्या स्थिति है, युद्ध की क्या स्थिति। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।